नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 2 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ये 34वां नंबर पेपर आ गया भाई साहब। बस नज़दीक पहुंचने वाले हैं आप लोग, बस पढ़ते रहिए। आप लोग केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर इतना नज़दीक है, कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। जितना पढ़ चुके उसका रिवीजन दनादन करते रहो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। भाई मॉक लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर को भी मॉक के थ्रू दो, बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, कह रहा है 2 वॉशिंग मशीनें कुल इतने में खरीदी जाती हैं। उनमें से एक को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वॉशिंग मशीनों के विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्यों का अंतर क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। देखो, एक तरफ कॉस्ट प्राइस, एक तरफ सेलिंग प्राइस, यानी 25% मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 की चीज कितने में बेची गई? 5 में। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 की चीज कितने में बेचेगी? 9 में। क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? हानि कह रहा है। सेलिंग प्राइस बराबर थे भाई, तो गुणा कर दो। 9 का इधर, 5 का इसमें, 9 का इसमें, 5 का। तो कॉस्ट प्राइस क्या बन गया? 9 चौक 36, 10 पंजे 50। टोटल कितना बन गया? 86। इसी 86 की वैल्यू दी गई थी कितनी? 10 75 0 गुणे, हमें इनका डिफरेंस चाहिए था, यानी कि 14 की वैल्यू। तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। ठीक है, अब 43 से भाग करते हैं इसमें पूरे में, या तो 7 का गुणा कर लो। 0 7 पंजे 35 हो गया, यहाँ से लगा 3, सत्तू सत्तू 49 और 3 कितना हो गया? 51 हो गया, 52 हो गया। ठीक है, 7 एकम 7। अब 75 25 0 में भाग करना पड़ेगा 43 से। ऑप्शन पकड़ो तुरंत। देखो ऑप्शन में यहाँ देखो केवल 1 0 आ रहा, 2 0 वाले तो पैसे नहीं होने थे, कोई बात नहीं। लेकिन सभी में देखो शुरू में 1 1 है, तो एक बार भाग जाएगा। तो 5 से 3 गया 2, 7 से 4 गया 3 हो गया, उतारा लिया 2 का। अब देखो यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 5 है। सबसे पहले सबसे बड़े से चेक करते हैं। तो देखो 7 से सभी छोटे हैं, 6 भी छोटा है, 5 भी छोटा है। तो 7 का गुणा करके देखते हैं। 7 चौक 28 चला जाएगा, 7 तियां 21 हो गया, यहाँ से लगा 2, 7 चौक 28 हो तो 30 हो गया, यानी कि 2 से 1 गया 1, उतारा लिया 2 हो गया, उतारा लिया 5। अब देखो कौन सा, जब भाग 7 से चला गया तो आंसर तो यहीं से आ गया था, बाकी करना ही नहीं था। देखो 5 बार करते, 5 तियां 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 20 और 1 21, 0 0 0। आंसर आ गया 175 और 1 0, ये चिपकाना था। अगला सवाल, 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, पहली संख्या और 5वीं संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो 5 विषम की बात करा, यानी कि 1 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी विषम है। अगर सम दी होती तो फिर दिक्कत हो जाती, 5 संख्याएं नहीं होती, फिर ज्यादा होता या तो पॉइंट में होता। तो देखो 27 के बाद विषम कौन सी आएगी? 29। 29 के बाद कौन सी आएगी? 31। 27 से पहले कौन सी आएगी? 25। 25 से पहले कौन सी आएगी? 23। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। पहली संख्या 5वीं संख्या का गुणनफल, यानी कि 31 गुणे 23 हमें बताना था। 23 एकम 23 हो गया, हासिल लगा 2, 23 तियां 69 हो तो 71। अगला सवाल, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने पर 12,500 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित अवधि में 15,125 हो जाती है। समान धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर समान अवधि में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है? निकटतम में हमें बताना है। देखो पहली लाइन में हमें क्या प्रिंसिपल दिया था? कितना? 12,500। ठीक है, रेट दी थी हमें 10%, अमाउंट दिया था हमें कितना? 15,125। अब दूसरी कंडीशन में देखो, समान धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल 12,500 हो गया, रेट कितनी हो गई? 15% हो गई, और समान अवधि में। अवधि में देखो यहाँ पर भी टाइम नहीं दिया, टाइम यहाँ से निकालेंगे तो वही टाइम यहाँ पर आ जाएगा। जो मिश्रधन प्राप्त कितना होगा यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर हो, यानी कि रेट यहाँ पर 12 महीने की 15% है, तो 8 मासिक करना पड़ेगा। 8 मासिक पहले कब पता लगेगा? कितने महीने का निकालना? पहले तो हमें समय पता लग जाए, तभी तो 8 के देखेंगे कितने स्लैब बन रहे हैं। तो पहले यहाँ से टाइम निकालते हैं, यानी कि 12,500 की राशि 15,125 हो, तो यहाँ से काट देंगे। 25 पंजे 125 हो गया, 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 10% को लिख क्या सकते हैं? 10 से 11 हो रहा है, यानी कि यहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, यानी कि 100 से 121 जाना पड़ेगा, यानी कि समय कितना रहा होगा? 2 वर्ष रहा होगा। तो यहाँ पर भी समय कितना रहा होगा? 2 वर्ष रहा होगा। 2 वर्ष में कितने महीने होंगे? 24 महीने होंगे। 8 8 महीने की कितनी स्लैब बनेंगी? 3 स्लैब बनेंगी,
यानी कि हमें 12 की रेट तो 15 पता था, 8 महीने का अगर रेट निकालते तो 15/12 गुणे 8 करना पड़ता। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 पंजे 15, यानी कि क्या आ गई 10% रेट यहाँ पर भी आ गई। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 साल की बात कर रहा है, तो 10 की इफेक्टिव रेट सभी को पता है 33.1% होती है। समझ गए बात को, यानी कि 12,500 पर 33.1% निकालेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या है, प्राप्त मिश्र धन कितना होगा, यानी कि गुणा करना पड़ेगा 133.1/100 का। 0 से 0 चला गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 कर लो, तो 5 दूनी 10, 55 25 हो जाएगा। तो 25 का गुणा करेंगे, 25 एकम 25, हाथ से लगा दो, 25 तियाँ 75, 2 77 हो गया, हाथ से लगा 7, 25 तियाँ 75 और 7 82 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 25 एकम 25 और 8 33 हो गया। बटे कर दो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया और 2 पंजे 10, यानी 166.37.5। 166 कहाँ पर है, ये है, आंसर आ गया। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया, 38 लिख दिया। समझ में आ गई बात, थोड़ा लेंदी हो गया, आप वीडियो दोबारा देख लेना, स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश करना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 से विभाज्य हो। देखो इसे तो सिर्फ ऑप्शन से करना होता है। पहले देखो 6 तियाँ 18 कर सकते हैं, 9 दूनी 18 भी कर सकते हैं, यानी कि 9 से चेक कर सकते हैं, 3 से चेक कर सकते हैं, और हमें लास्ट में इवन नंबर तो चाहिए, तभी तो 24 से कटेगा। और 4 गुणे 6 भी कर सकते हैं, 4 से चेक कर सकते हैं, 7 तियाँ 21, 7 से भी चेक कर सकते हैं। किससे करेंगे, पहले 3 से कर लो या तो 9 से कर लो। तो देखो 9 से ये कट जाएगा, 8 4 12, 12 हो 2 14, ये 9 से नहीं कटेगा। फिर देखो 7 5 12 6 18, ये 9 से कट जाएगा। 8 से 14 4 18 कट जाएगा। 6 1 7 8 7 15, ये नहीं कटेगा। तो बचे देखो कौन से 2 नंबर बचे। 4 की देख ले, 4 का लास्ट 2 नंबर देखना होता तो 4 एकम 4, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 4 छंग 24, दोनों 4 से कट जाएंगे। अब बचा क्या है, केवल हमारे पास 3 बचा। 3 से तो सभी कट रहे थे ना, 7 5 12 6 18, वो तो 9 से कट रहे तो 300 कटना ही पड़ेगा। तो देखो 7 बचा है। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसे डिवाइड करते, तो देखो 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना 2, 7 तियाँ 21 हो गया, बचा कितना 4, 7 छक्का 42 हो गया, तो 7 से 2 गया 5, 7 8 56, ये 7 से कट गया। बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, यानी कि ये वाली हमें पहले चेक करनी चाहिए थी, वो वाली बाद में। अगर ये 7 से कट जाती तो आंसर तो यहीं पे आ जाता। तो 7 एकम 7 हो गया, 2 बचा, 7 चौक 28 हो गया। अब भाग जाएगा नहीं तो ये कैंसिल, आंसर हो गया। अगर बाई चांस ये होता तो सबसे पहले सबसे बड़ी पे ही धावा बोला करो, उसके बाद कुछ किया करो। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति 44 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर सकता है। वह इस दूरी के कुछ भाग को 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर और कुछ भाग 15 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाकर तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो साइकिल के द्वारा, तो देखो यहाँ पर सिंपल सा एक चीज देखो, कहीं दशमलव दिखा रहा, तो दूरी देखो ऐसी होगी जो 15 से कट रही होगी। 15 से केवल एक कट रहा था, यानी कि 30 हो गया, यानी कि 2 घंटे यहाँ ले रहा था। 30 दूरी अगर 44 से चल ली तो बचा कितना 14, यानी कि 7 की स्पीड से ये चला होगा, तो टोटल 4 घंटे सेटिस्फाइड हो गया। समझ में आ गई बात। अगर ऐसे नहीं करना तो देखो, अगर 44 की स्पीड मतलब दूरी वो 7 की स्पीड से जाता और 44 की वो 15 से जाता, ये तो दोनों का टाइम इंडिविजुअल आ गया। दोनों का दिया कितना था 4 घंटे, इनका डिफरेंस करेंगे 7 चौक 28, यानी कि 16/7 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे 15 चौको 60, ये भी 16/15 हो गया। तो जब रेशियो बनाएंगे तो 7 अनुपात कितना आ जाएगा 15, 15 7 22, 22 की वैल्यू दी थी 44, हमें निकालने किसकी थी साइकिल की, यानी कि इसकी 15, 22 दूनी 44 हो गया, 15 दूनी 30, आंसर आ गया। अगला सवाल, जब आयु 15 वर्ष 16 वर्ष और 17 वर्ष के 3 पुरुषों का स्थान 3 नए पुरुष ले लेते हैं तो 10 पुरुषों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 3 नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। देखो क्या पूछा, 3 नए पुरुषों की औसत आयु। देखो 15 वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष, यानी कि ये तो था ही, यानी कि अगर यहाँ पर एवरेज लेते तो 16 आ जाता तीनों का। लेकिन ये देखो 10 लोगों का 3 बढ़ गया, यानी कि 30 बढ़ गया, तो एक लोगों में कितना बड़ा होगा 10 बड़ा होगा, यानी कि एवरेज क्या रहा होगा 26 वर्ष रहा होगा। देखो बात समझ में नहीं आई तो देखो फिर से समझ लो, 15 16 और 17 था, समझ रहा मत। अगर इनका यहीं पर एवरेज निकालते तो कितना आ जाता 16 आ जाता,
ठीक है। इन 3 पुरुषों के स्थान पर 3 नए पुरुष आए थे, लेकिन उनकी वजह से क्या हुआ है, एक लोगों में 3 की वृद्धि हुई। एवरेज में वृद्धि होने का मतलब प्रत्येक पे होता है, तो 10 लोगों में कितने की वृद्धि हुई थी, 30 की वृद्धि हुई। तो 3 नए लोगों में आए थे, यानी कि एक पर कितनी वृद्धि होगी, 10 की वृद्धि होगी। वही 10 इसमें जोड़ दिया तो आंसर क्या हो गया, 26 हो गया। बहुत सरल सवाल था। अगला सवाल, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 8,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में इतनी हो जाएगी। ये कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। देखो 5% को क्या ले सकते हैं, 1/20, 20 से चीज हो गई 21। तो ये देखो 20 से चीज 21, 20 का क्यूब ये लिखा है, 21 का क्यूब ये लिखा है। तो डायरेक्ट देखो इसमें पेन भी चलाना नहीं था, सीधा आंसर लगता 3 वर्ष। क्या लगता, 3 वर्ष। तो देखो प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए अच्छी, क्यूब याद होने चाहिए 30 तक, आप बहुत कुछ कर ले जाएंगे। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि कोई वस्तु इस पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, 2850 क्या था अंकित मूल्य, छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस बनेगी, 20% छूट दे दी यानी कि 80% में बेचा, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस पर 20% लाभ लेने के बाद बनी होगी। दोनों को बराबर कर दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 20 चौकू 80 हो गया, 20 छक्का 120 हो गया, 6 से काट दे तो 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 चौकू 16 और 3 19 आंसर आ गया। अगला सवाल करें, बिल्कुल। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, जब 6 लड़के क्लब छोड़ देते हैं उसी समय 9 और लड़कियां क्लब में शामिल हो जाती हैं, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाता है। शुरुआत में क्लब में लड़कियों की संख्या कितनी थी। देखो या तो देखो ये एक्स मान के करना चाहते बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बाकी अगर करना हो तो देखो वो तरीका होता ना, जैसे उसकी इनकम होती है उसमें इतना खर्च कर लिया, फिर उसके बाद इतना बचत हो गई, फिर अनुपात ये बन गया, तो वो वाला भी नियम लगा सकते हैं। देखो कैसे अभी करेंगे ना तो ध्यान में आ जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, 6 छोड़ देते हैं और 9 एंट्री कर लेते हैं, तो देखो 13 अट्ठे 104 हो गया, 14 पंजे 70 हो गया, डिफरेंस कितना आ गया 34 का। यहाँ से 13 छक 78 हो गया और 14 ने में 126 हो। इनका डिफरेंस करेंगे, एक माइनस था और डिफरेंस करेंगे तो दोनों को प्लस करना पड़े, अगर दोनों प्लस होते तो माइनस होता। 8 से 14 की 4 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, यानी कि 34 की जो वैल्यू है 204। और शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी, 5 थी भाई, 5। तो यहाँ से करेंगे 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 हो गया, 2 छक्के 12, 6 पंजे 30 आंसर आ गया। अगला सवाल, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। देखो इसमें ना कोई एलसीएम लेना है ना कुछ करना है, 18 और 24, 8 4 12 और 2 1 3 1 4 हो गया, बस 6 चौक 24 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, 18 चौक 72/7 हो गया। तो आंसर कौन सा आ गया, 10 सही 2/7। समझ में आ गई बात, क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ है अगर ए और बी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम करवाया जाएगा तो दोनों का गुणा करके भाग कर दो दोनों के योग से, बस एलसीएम लोगे एफिशिएंसी निकालोगे, ये ड्रामा नहीं करना। अगला सवाल करते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 542 में बेचने के बजाय 580 में बेचकर 7% अधिक का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो अधिक कर रहा है यानी कि 7 की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 हो गया और 7 से 4 गया 3 हो गया, यानी कि 35 हो गया। हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी तो ये 5 गुना हो रहा है, यानी कि आंसर क्या आ गया, 500 आ गया। समझ में आ गई, कोई कठिन सवाल नहीं था, इसको करना आसान था। अगला सवाल, 319, 435 और 667 का SCF x है तो x का मान निम्न में से किन संख्याओं के बीच होगा। देखो सिंपल है, 319, 435 और 667। या तो देखो भाग विधि से करना हुआ करे तो एक ही से करना होता है, एक में जो आ जाएगा वही दूसरे का ऑटोमेटिक कटेगा। तो एक बार करेंगे तो देखो 15 से 9 गया, 6 बचा, 2 से 1 गया 1 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया। समझ में आ गई बात। 319 करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाए 319, ठीक है। तो 3 बार चला जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, नहीं घटेगा, 2 बार जाएगा, 2 छक्के 12 हो गया और 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया, 9 से 2 गया कितना 7 बचेगा और 11 से 3 गया 8 बचेगा, बस 116। देखो 8 सत्ते 56 होता है, टू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो देखो एक बार जाएगा ये 87। 16 से 7 गया 9 7 16 होता, ठीक है। और बचा कितना 0, 10 से 8 गया 2 हो गया, फिर देखो 87 आ गया,
तो ये 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि SCF 29 आ गया। केवल हमने 2 संख्याओं से किया, किससे? केवल 2, बस तीसरी चेक ही नहीं करनी भैया, अपने आप आ जाता है वो। तो किसके बीच में होगा 29? 25 से 30 के बीच में होगा, ठीक है। बाकी अगर जैसे माइनस वाला आप लोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे, इनमें डिफरेंस कितना है? 15 से 9 गया, 6 हो गया। यहाँ बचा कितना? 12। 2 बचा था, 2 से 1 गया, 1 बचा। और बाकी बचा कितना? 3। 3 से 3 गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस 7 से 5 गया, 2 हो गया। और इनका डिफरेंस 6 से 3 गया, 3 हो गया। और 6 से 4 गया, 2 हो गया। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। फिर छोटा वाला पकड़ो, 319 से 232 घटा दो, ठीक है। 9 से 2 गया, 7 हो गया। और 11 से 3 गया, 8 हो गया। 87 आए, यानी कि अब 87 को फिर छोटे वाले से पकड़ो, डिफरेंस करेंगे। 16 से 7 गया, 9 बचा। 10 से 8 गया, तो 29। देखो यहाँ से भी आ गया। अगला सवाल, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर एक धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है। बहुत बढ़िया बात है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान धनराशि पर 12% दर से 16 माह में प्राप्त मिश्र धन x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जो पहली कंडीशन थी उसमें क्या था? धनराशि पर, धनराशि हमें नहीं पता थी, उसमें हमें रेट पता थी 5%, 3 वर्ष टाइम पता था, और क्या हो रहा था? अमाउंट बन रहा था। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। देखो, पहली बात तो तुम्हें 5% की 3 साल की इफेक्टिव रेट याद होनी चाहिए। ब्याज में कितनी आती है? 15.7625। अगर नहीं याद है ना, तब भी डरने की जरूरत नहीं। 5% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/20 लिख सकते हैं, यानी कि 20 से चीज क्या हो गई? 21। 3 साल की कह रहा है, यानी कि इनका क्यूब हुआ होगा। समझ में आ रही? यानी कि जो अमाउंट आया होगा वो 37,044 भाग करेंगे 21 गुणे 21 गुणे 21। ये होना ही पड़ेगा, इसकी मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं, इसकी मजबूरी है, इसको होना ही पड़ेगा। हमें निकालना था प्रिंसिपल, यानी कि 20 गुणे 20 गुणे 20 की वैल्यू। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। तो 7 तियां 21 हो गया, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 हो गया, 2 बचा, 7 दूनी 14, 7 नेम 63, 7 दूनी 14, 7 तियां 21 हो गया। और 7 7 49, 3 और 7 पन्ना 35, 7 छक्का 42, 7 तियां 21 हो गया। और 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 हो गए, 3 त्रिका 9 तियां 27, 27 4 बार चला जाए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि प्रिंसिपल हमारा आ गया कितना? 32,000। समझ में आ गई बात? आनी चाहिए। अब दूसरा सवाल देखो, 8 मासिक के कह रहा है, यानी कि 16 माह टाइम था। टाइम कितना था? 16 माह। यानी कि 8 8 की कैसे स्लैब बनेगी? 2 स्लैब, यानी कि हमें 2 साल का कुल मिला के निकालना है, ये मान लेते हैं। तो देखो, 12 महीने की रेट 12% है, 8 महीने की कितनी होगी? 8% होगी। समझ में आ गई बात? यानी कि 8% को क्या ले सकते हैं? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज होगी 27, यानी कि 2 स्लैब बन रही हैं, यानी कि स्क्वायर होगा 625 और 729। समझ में आ गई बात? 625 की वैल्यू हमें दी गई थी 32 गुणे 1000। इसको ब्रेक करके लिख ले रहे हैं, क्योंकि नीचे 625 आएगा, काटना पड़ेगा। गुणे हो गया क्या? 729। तो 25 25 625, 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा। 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 25 हो गया। यहाँ पर 2 का गुणा कर लो, नीचे हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 का गुणा करेंगे 729 में। तो देखो, यूनिट डिजिट से भी काम नहीं चलना था, क्योंकि यहाँ देखो 8 है 8 है 8 है, केवल ये ऑप्शन कट रहा था, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 हो गया, 9 चौक 36 और 8 दूनी 16 हो रहा। ठीक है, तो आना चाहिए था 8 यूनिट डिजिट में, लेकिन ऑप्शन में तो बहुत है। लेकिन ये वाला ऑप्शन कट सकता था, ठीक है, क्योंकि 32,000 पे ही पूछ दिया, तो 32,000 से तो ज़्यादा वैसे ही आएगा। यानी कि अगर ये दो ऑप्शन और थोड़े दूर होते तो हमारे लिए आसान हो जाता। बाकी अब गुणा कर लेते, तो देखो 32 को भी लिख सकते हैं 16 गुणे 2 गुणे 8 दूनी 16 गुणे 729 अपॉन हो गया 10। समझ में आ गई बात? तो 16 ने में 144 हो गया, हासिल लगा 14 हो गया। 16 दूनी 32, 32 और 10 होता है 42, 42 और 4 46 की 6 हो गया, हासिल लगा 4। ठीक है, 16 सत्ते 112, 112 और 4 कितना हो गया? 116। गुणे कर दो, फिर से 2 का कर दो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 11 दूनी 22, 1 23 हो गया। गुणे कर दो फिर से 16 से, बटे 10 है, 16 अट्ठे 128 हो गया, हासिल लगा 12। 16 दूनी 32, 32 और 2 34 और 10 44, यानी कि देखो 4.8 मिल रहा है कुछ। यहाँ से देखो ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या था थोड़ा इरेज करके देखते हैं। तो हमें देखो 2 ऑप्शन में मिला अभी तक। ठीक है, तो 16 दूनी 32 और 2 44 हो गया था, यानी कि हासिल लगा
4 हो गया, तो 16 3 48, 48 और 4 52 हो गया, 24.8 देखो आंसर आ गया। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, तो बाकी चीज़ें समझ में आ गई। यानी कि ये हमें दिया था, यहाँ से हमने निकाला क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के बाद फिर ये दूसरी कंडीशन हमने इस पर लगा दी, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% कमी होने पर एक क्रेता 240 में 5 अधिक वस्तुएं खरीद सकता है, वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? ये तो सवाल सिंपल है, 25% की 5 है, तो 25% कमी की वजह से 5, हम तो कह रहे हैं 100% कह दे रहे हैं, तो 4 गुना हो रहा है, यानी कि बस 20 रहा होगा। वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक मतलब पुराना वाला, यानी कि अभी 20 मिल रहा है, 5 पहले कम मिल रहा हो रहा है, यानी कि 15 की हमें वैल्यू निकालनी थी, यानी 240/15 कर देंगे, तो समझना 5 3 15 हो गया, 5 चौकू 20, 5 8 40 हो गया, 16 3 48, यानी कि पुराना मूल्य 16। अगर नया पूछता तो 240/20 कर देते, आंसर क्या आ जाता है, 12 आ जाता। समझ में आ गई बात? चलो फिर अगला सवाल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उतने ही समय में 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? देखो स्पीड में रेशियो 10 और 15 का है, समझ में आ गई? तो डिस्टेंस में रेशियो क्या होगा, 10 और 15 का होगा, क्योंकि एस बराबर होता है d/t। टाइम तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि उतने ही समय करा, यानी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि एस डी का रेशियो सेम होगा। तो इनमें डिफरेंस 5 का है, 5 की वैल्यू 30 है, तो वास्तविक दूरी कितनी थी, 10 थी, यानी कि 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। उस व्यापारी द्वारा एक वस्तु को 5.85% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 2.1% हानि पर बेचा जाता तो इससे उसे 1431 कम मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि ये लाभ है ये हानि है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, यानी 5.85 हो गया, 2.1 हो गया, यानी 5 8 1 9 5 2 7, 7.95 की वैल्यू है 1431। समझ में आ गई बात? 143 को नहीं ध्यान रखना है, 1 भी है उसमें, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर दो। 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि 1431/795 इंटू 100 और इंटू 100 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा, 55 25 4 हो गया, 5 ने 45 हो गया। ठीक है, तो 9 से देखो, 9 ने में 81 हो रहा है, 9 पन्ना 45, 45 और 8, ठीक है, पूरा पूरा 9 बार चला जाएगा, तो 9 दूनी 18, यानी कि 18,000 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। देखो कैलकुलेशन तो फास्ट करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो आप बहुत लोगों से पीछे हो रहे हैं। अगला सवाल, कॉपर और जिंक का अनुपात इतना है और अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है, यदि इसमें 27 केजी जिंक का उपयोग किया गया है तो पिघलाए गए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। देखो 27 केजी किसका, जिंक का, यानी कि 9 की वैल्यू 27 है और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 20 का 3 गुना 60 केजी आंसर आ जाएगा। ये तो सरल सवाल है, ये तो भाई कर लोगे, इनमें समझाने का तो कुछ है नहीं। अगला सवाल, यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या हुआ? देखो एक संख्या का 50%, जैसे 100 मान लो, इसका 50% करेंगे तो 50 आ जाएगा, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है, समझ में आ गया? ये 25 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 75। कौन सी, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात यानी कि 100 और 75 का अनुपात 25 3 75, 25 चौकू 100, 4:3 आंसर आ जाएगा, दूसरा आंसर। अगला सवाल, एक किसी कार्य को बी की तुलना में 2 दिन पहले पूरा कर सकता है, दोनों साथ मिलकर इसी कार्य को 4 से 4/9 दिनों में पूरा कर लेंगे, इसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? देखो ये नोट कर लो और टिक मार के रखो, ये हमेशा ऑप्शन से किया करो। 9 चौक 36 और 4 40/9, यानी कि ऊपर क्या रहा होगा, टोटल वर्क जो हम एलसीएम लेके निकालते हैं, नीचे इफिशियंसी जो डिवाइड करके निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 दिन पहले कर ले रहा कौन, ए। अगर मान लो इनकी 10 रही होगी बी की, तो ए की कितना दिन रहा होगा, 8। इनका एलसीएम लेंगे तो देखो 40, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 5 4 9, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया, आंसर आ गया। बाकी किसी से भी नहीं होगा, तो इस तरीके से चेक कर लिया करो। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल करते हैं सॉल्व। 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पर 5 + 8 64 हो गया, ये हो गया 5 छक्का 30, तो यहाँ से करेंगे गुणे 6 बटे करेंगे 48 माइनस का 2। यहाँ पर देखो पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं कि 48 में 5 में ही भाग नहीं जा रहा, तो कैसे चला जाएगा? देखो 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, 36 और 2 38 प्लस का 5 हो गया बटे 48 माइनस का 2 हो गया, यानी कि 389/48 माइनस के 2। ये सवाल गलत है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं।
देखो इसको भी सरल करना तो यहाँ से 4 3 12 करेंगे तो 4 3 7 माइनस 3 दूनी 6 प्लस का 1 7 से 6 गया 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अगला सवाल करते हैं। मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और बचत में 64% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो एक तरफ व्यय लिखो एक तरफ बचत लिखो, ठीक है। तो कह रहा आय में दोनों को मिलाकर होती वृद्धि हो गई, बचत में 64% की वृद्धि हो गई, ठीक बात है। हमसे व्यय का पूछा, लेकिन यहाँ देखो व्यय बचत से 200% अधिक है। अगर बचत तुम्हारी 100 है, बचत 100 है तो तुम्हारा व्यय कितना होगा 200% अधिक, यानी कि 300 हो गया। यानी कि अनुपात करेंगे 3:1 आ गया किसका, व्यय और बचत का। इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 से 8 गया 6 बचा और 5 से 1 गया 4 बचा। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो 3 की वैल्यू कितनी है 46 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46/3। समझ में आ गई। यानी कि 18 से ये बड़ा, ये वाला 18 से छोटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर x मान लेते हैं तो 18 माइनस एक्स बराबर 46/3, यानी कि 18 3 54 माइनस 46/3 बराबर x हो गया। तो लिखेंगे 14 से 6 गया 8 हो गया, बचे 3 हो गया बराबर x हो गया। यानी कि 3 दूनी 6 2 सही 2/3% की वृद्धि हुई होगी। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए, नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अगला सवाल करते हैं। उस ठोस बेलनाकार डिब्बे का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है। देखो बेलनाकार कह रहा है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण की बात कर रहा है। 2πr h+r यही होता है। देखो यहाँ से ब्रेक करके अगर लिखते हैं 2πrh प्लस 2πr²। जब जब त्रिज्या 14 हो तो एरिया 616 होता है, सभी को याद होगा। जब जब रेडियस 14 हो तो पेरीमीटर 88 होता है इंटू 7 प्लस का। समझ में आ गई बात। यहाँ से देखो, यहाँ से 7 8 56 हो गया, यहाँ से लगा 5 7 8 56, 56 और 5 कितना हो गया 61 प्लस 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, जोड़ दे 6 2 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 12 6 18 हो गया, 1848 आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 4/5 के बराबर है। शंकु का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी है बात, इस शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl+r बराबर दिया 6930। तो देखो πrl प्लस πr² बराबर दिया 6930। देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl, यानी कि ये है 6930 4/5 के बराबर प्लस का 22/7 r² बराबर 6930। ठीक है, 22/7 r² बराबर 6930 कॉमन ले लो, बचा क्या 1 - 4/5, यानी कि 6930 इंटू 5 4 गया तो 1/5, इधर हो गया 22/7 इंटू r²। तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 छक्का 66 हो गया, 11 तियाँ 33 हो गया और 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10, यहाँ से करेंगे 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, यानी r² बराबर 7 × 7 × 9, यानी r बराबर 21 आ गया। जब व्यास पूछा तो 21 दूनी 42 आंसर। अगला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो मार्क प्राइस पर छूट दी 28% की, तो क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पर अगर हम 120% कर दें तो फिर क्या बन जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट लेना है हमें। ये चला गया 0 से 0 चला गया, 12 छंग कितना हो गया 72 हो गया, 9 छक्का 54 540 आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल। चलिए 2 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।